नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। और आज का जो रिवीजन है वो है अध्याय नंबर 9, कक्षा 10 विज्ञान। इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जी हाँ बच्चों, हम जानते हैं सभी कि मानव अपने को बनाए रखने के लिए जनन करता है और जनन से वह अपनी संतति उत्पन्न करता है। तो जनन के दौरान हम जानते हैं कि जो संतति है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं धीरे धीरे, और वो जनकों से कहीं ना कहीं भिन्न होती। जी हाँ दोस्तों, अपन ने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। पर क्या आप ये जानते हैं कि अलैंगिक जनन में तो जो भिन्नताएं थी, जो अंतर थे एक संतति के अंतर्गत, वो थोड़े कम थे। और वो भी उत्पन्न क्यों हुए थे कि जब वह डीएनए की प्रतिकृति बनती है तो उसमें कोई न्यून त्रुटि हो जाती है, तो उससे वो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई थी। लेकिन हमने जब लैंगिक जनन पढ़ा तो उसके अंतर्गत जो विभिन्नताएं होती हैं वो कहीं हद तक ज्यादा होती हैं, और जो ये विभिन्नताएं हैं यही हमारी उत्तरजीविता का आधार बनती है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां होती जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने जो विकास है वो होता जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अपन इस पाठ के अंतर्गत यही पढ़ने वाले हैं आज। तो अब पहली बात तो यह आती है कि अब जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है तो इन विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, मतलब ये कैसे विभिन्नताएं इकट्ठी होती है। तो अपन सब जानते हैं कि अलैंगिक जनन हम मानव हैं और मानव अलैंगिक जनन द्वारा संतति का निर्माण करता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा रोल है वो है डीएनए का। ये हम जानते हैं क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो सूचनाओं को माता पिता से कहां लेके आता है, संतति के अंतर्गत लेके आता है। तो इस जब डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है, तो उसमें क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। ये तो हमने देखा था अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जीन होते हैं वो आधे तो आते हैं हमारे माता से और आधे आते हैं पिता से। तो जो विभिन्नताओं का संचयन है वो अलैंगिक जनन में बहुत कम, जबकि लैंगिक जनन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि आधे लक्षण या जो आधे गुणसूत्र हैं वो अपनी माता से और आधे पिता से जब जाकर के एक संतति का निर्माण होता है, और उस संतति में जो गुण पाए जाते हैं वो माता या पिता दोनों के पाए जाते हैं। तो अपन इस पाठ के अंतर्गत इसी चीज का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता। कि आनुवांशिकता क्या है? कि जनक से या अपने माता पिता से गुणों का संतति में स्थानांतरण होना। माता पिता से गुणों या लक्षणों का संतति में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहलाता है कि माता पिता से जो लक्षण संतति के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये लक्षण आते हैं ये एक तरह से पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं और शुद्ध होते हैं। जो लक्षण होते हैं वो पूर्ण विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगली बात आती है कि ये वंशानुगत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो बात करते हैं वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण कि ऐसे लक्षण जो हमें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है, जो वंशानुगत लक्षण कहलाएंगे जो अपन को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। अब मानव में ये सभी लक्षण क्या होते हैं कि आधे माता से आधे पिता से प्राप्त होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से हमें सीधे प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, स्वतंत्र
व जुड़ी कर्णपाली। ये हमारे कान है, ये कान के जो नीचे का ये जो स्वतंत्र भार है इसको बोलते हैं कर्णपाली। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों की हमने देखा है कि यहाँ से ये जुड़ी हुई होती है और कुछ की स्वतंत्र होती है, जैसा कि देख रहे हैं मेरी क्या है स्वतंत्र है थोड़ी सी, तो और कुछ की बिल्कुल चिपकी हुई होती है। तो ये गुण हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं, जबकि ऐसे इन गुणों का कोई रोल भी नहीं है या हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं वंशानुगत होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षण जो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो ये वंशानुगत लक्षण आगे बढ़ रहे हैं तो इनके कुछ नियम भी होंगे जिनके तहत ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं वंशानुगति के नियम। वंशागति के नियम। अब जो वंशागति के नियम है वो पहली बात तो उसका आधार यही है कि जो हमें लक्षण अपने माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं वो माता का होगा या फिर पिता का स्थानांतरण होगा। ये इसका सबसे मेन प्रमुख है, नियम है, आधार है कि जो लक्षण संतति में आता है वह माता का है या पिता का है। अब इन दोनों में से हमको पता है कोई ना कोई लक्षण तो प्रकट होगा भाई, या तो माता का होगा या पिता का लक्षण होगा। जैसे अपन कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये देखो ये पुत्र किसको गया है, इसकी शक्ल किसको है, इसकी नाक किसके जैसी है, आंखें किसकी जैसी हैं। अपन ऐसी कल्पना करते हैं या अपन ऐसा सोचते हैं, तो वहां पर हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ इसमें, तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये लक्षण माता से हैं या पिता से आए। तो शिशु में ये दो विकल्प हैं कि लक्षण या तो माता का हो या फिर पिता का हो। ये इसका क्या है मेन आधार है। इसके बाद में हम जो वंशागति है इसमें पढ़ेंगे कि मेंडल ने इस वंशानुगति में क्या योगदान दिया। ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेंडल का योगदान, यानी वंशागति के अंतर्गत मेंडल का योगदान। अब इसमें एक चीज और है कि हमारे जो समस्त जीन हैं, समस्त जीन डीएनए से प्रभावित होते हैं। और क्यों ना होंगे, क्योंकि एक डीएनए ही है जो हमें सूचनाओं को संतति में लेकर के आते हैं। तो ये जो जीन है ये डीएनए से प्रभावित होंगे। तो आइए देखते हैं। मेंडल का योगदान, यानी वंशागति के अंतर्गत मेंडल के क्या क्या योगदान थे। तो पहली बात तो मेंडल ने आनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया था, यानी जो लक्षण थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार जाते हैं। तो इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। आनुवांशिकता का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता की वंशागति का अध्ययन किया, यानी पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने ये बताया कि किस प्रकार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किस नियम के तहत जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके ये
चीजें सारी बताई थी। मटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम, ठीक है। अब जो ये मटर थे, तो इस मटर के उन्होंने अलग अलग लक्षण लिए, यानी अनेक मटर के अनेक विपर्यासी विपर्यासी लक्षण, यानी कि विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण कैसे? जैसे लंबा व बौना। पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो लंबा और बौना। दूसरा बात किया उसने गोल व झुर्रीदार क्या बीज। अगला लक्षण लिया उन्होंने, क्या लिया? हरे व ये अपन यहां सफेद व गुलाबी फूल। इस प्रकार से उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 7 लक्षण लिए। कितने लिए? 7 लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में हमको ये आनुवांशिकता के नियम दिए। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा। उससे पहले मेंडल ने जिन जिन परिभाषाओं का, जिन जिन शब्दावलियों का इन प्रयोगों के अंतर्गत अध्ययन किया, सबसे पहले अपन उन शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में। आपको सबसे पहले शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल सहित उन सबको बारी बारी से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम प्रमुख शब्दावलियां, प्रयोग से संबंधित, मेंडल के प्रयोग से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां कि उन्होंने किन किन शब्दावली परिभाषाओं का प्रयोग किया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कारक की। कारक की तो जब मेंडल ने प्रयोग किए थे, उस समय हमें गुणसूत्र और जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उस समय जो गुणों को, यानी गुणों को नियंत्रित करने वाली संरचना को मेंडल ने कारक कहा। आजकल हम क्या कहते हैं? जीन या फिर गुणसूत्र। लेकिन जब मेंडल ने ये प्रयोग किए थे, तो उस समय ना तो जीन का ही पता चल पाया था, न ही गुणसूत्र का। तो इसलिए उस समय उन्होंने क्या कहा? कारक कहा। और आज हम क्या कहते हैं? जीन कह देते हैं, गुणसूत्र कह देते हैं कि लक्षणों को ये नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगली बात आती है संकरण की। संकरण की तो जी हाँ दोस्तों, जब दो जातियों के मध्य निषेचन या क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त संतति को संकर संतति तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी दो जातियों के मध्य में अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, और उससे जो संतति प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे संकर संतति। और जो ये प्रक्रिया है उसको कहते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिड जिसको अपन कहते हैं कि हाइब्रिड संतति, तो ये है संकर संतति। अब उसके बाद में बात आती है कि जो संकरण है दो प्रकार का होता है। पहला है एक संकर संकरण, ठीक है। दूसरा है द्विसंकर,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन परिभाषाएं देख रहे हैं, इसको अपन एग्जाम्पल सहित समझने वाले हैं। अभी बने रहिए हमारे साथ में। एक संकर संकरण यानी कि हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण के मध्य निषेचन करवाएंगे और उससे प्राप्त संतति होगी। ठीक है। द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो उसको कहेंगे द्विसंकर संकरण। अब जो ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जैसे हमने लंबाई का ले लिया, लंबाई का लंबापन और बौनापन, इसके मध्य में करवा देंगे। बीज का ले लिया, गोल या झुर्रीदार, उन दोनों के मध्य में। लेकिन द्विसंकर संकरण में क्या होगा कि हम दो जोड़ी एक ले लेंगे, या तो गोल, जैसे गोल और पीले, गोल या हरे, यानी कि दो लक्षण होंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी समझेंगे अपन इनको। अब इसके बाद में आती है अगली शब्दावली, F1PD। F1PD क्या है कि जब दो जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्राप्त संतति F1PD। F1PD या प्रथम पीढ़ी, जब दो जनकों के मध्य में अपन क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी उसको कहेंगे हम F1PD। बात आती है तो F2PD। F2PD क्या है कि जब F1PD से प्राप्त संतति के मध्य स्वपरागण कराने पर प्राप्त संतति F2PD कहलाती है। F1PD तो डायरेक्ट दो जनकों के मध्य में संकरण करवाएंगे, F1 प्राप्त हो जाएगी। F2PD में क्या होगा कि जो F1 से प्राप्त होगी उन्हीं के मध्य में हम क्या करवा देंगे, स्वपरागण करवा देंगे, तो हमें F2PD प्राप्त हो जाएगी। अगली आती है हम प्रभावी लक्षण। ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्यादा से ज्यादा तो ये परिभाषाएं इस प्रयोग के अंतर्गत काम आने वाली हैं। जब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर काम आने वाली है। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना है। प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण जो F1PD में प्रकट होते हैं। यानी जब हम ये F1PD करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो हमें F1PD में जो लक्षण निकल कर के आएंगे उनको कहेंगे प्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण क्या होंगे, जो F1PD में प्रकट नहीं होंगे वो कहलाएंगे अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो शब्दावली है वो है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी को समझो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जीव है, मानव है या कोई भी जीव जंतु, उसमें जो प्रत्येक गुण है, प्रत्येक लक्षण है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, एक जीन होता है। अब वो जो जीन है वो दो विपर्यासी किनसे बना होता है, दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, उनको हम कहते हैं युग्म विकल्पी या एलिल, या क्या कहेंगे, एलिल। किनको कहेंगे, जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं
वो जीन दो विपर्यासी स्वरूपों से मिलकर बनते हैं। दो विपर्यासी स्वरूपों से मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। जैसे कि मैं एग्जांपल से बात करूं, जैसे कि लंबापन एक गुण है, एक लक्षण है। तो लंबाई के लिए उसको एक जीन कंट्रोल करेगा और उस जीन के दो एलील होंगे। जैसे लंबाई के लिए लिखते हैं हम टी। अब ये एक क्या है, एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। लक्षण एक ही है लंबापन, लेकिन इसको नियंत्रित करने वालों एक जीन का दो विपर्यासी स्वरूप है, टी और टी। अगर मैं एक दूसरा लक्षण जैसे बौनापन है, उसके लिए दो एलील होंगे। क्या होंगे? दो युग्म विकल्पी, यानी जो ये जीन होते हैं ये भी एक जोड़े में पाए जाते हैं, तो वो जोड़ा कहलाता है युग्म विकल्पी। अब ये जो युग्म विकल्पी ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समयुग्मजी और दूसरा होता है विषम युग्मजी। पहला है समयुग्मजी। समयुग्मजी में क्या होगा, अगर जो दोनों संरचना है वो समान है, यानी जो जीन को नियंत्रित कर रही है वो दोनों समान है, तो वो कहलाएगा समयुग्मजी। और दूसरा है विषम युग्मजी। अगर जीन को नियंत्रित करने वाले जो दोनों जीनों का जोड़ा है वो अलग अलग है, तो वो कहलाएगा विषम युग्मजी। तो एग्जाम्पल, समयुग्मजी दोनों एलील समान होंगे, जैसे टी 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 आर आर वाई वाई, ये कहलाएगा समयुग्मजी। एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं लेकिन दोनों एलील कैसे हैं? समान है। विषम युग्मजी की दोनों जो विपर्यासी हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अलग है, दो लक्षणों के हैं। ठीक है, तो ये विषम युग्मजी कहलाता है। लक्षण को एक को निर्धारित कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये कहलाते हैं विषम युग्मजी। ठीक है, अब बात करते हैं अगली शब्दावली और वो है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप किसी भी जीव की जीनी संरचना, जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप। जीनी संरचना यानी कि जो वो जीव है उसकी जीन किस प्रकार की है, समयुग्मजी है, विषम युग्मजी है, तो वो कहलाएगा जीन प्रारूप। अगला है लक्षण प्रारूप। जीव की बाहरी संरचना, जीव की बाहरी संरचना लक्षण प्रारूप कहलाती है, जैसे लंबा, बोना, यानी जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। अगर कोई पादप है, अगर उसको हम बाहर से देख करके कहें तो क्या होगा, हम कहेंगे कि यार ये लंबा है, हरा है, पीला है, गोल है, मटोल है, झुर्रीदार है। तो गोल, बोन, झुर्रीदार है, पीला। जबकि जीनी संरचना में कैसा आएगा, टी टी, जीनी संरचना आएगी उसको कि इनके जीन का स्वरूप कैसा है। ठीक है, अब बात आती है अगली शब्दावली, एक वो है बैक क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस। आप दोनों इनको समझना, दोनों ये कई बार भी पूछे गए हैं कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। ये दोनों के दोनों संकरण के भाग हैं, जिनमें है पहला है संकर पूर्व संकरण। संकर पूर्व
एक प्रकार से ये संकरण के ही भाग है, जैसे एक संकरण द्वि संकरण होता है ना, तो ये उसी के ही अलग से भाग है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसी को अपन कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस इसके अंदर क्या होता है कि जब संकरण से प्राप्त F1 पीडी, संकरण से प्राप्त F1 पीडी का क्रॉस किसी भी जनक से कराने पर प्राप्त संकरण क्या कहलाएगा, संकर पूर्व संकरण। कैसे कहलाएगा, ये अपन एग्जांपल से समझने वाले हैं। एक साथ एक एक शब्दावली आपके समझ में आएगी, ठीक है। बने रहिए, थोड़ी देर की और लिए। बस अंतिम और शब्दावली है, वो है परीक्षण क्रॉस, या जिसको अपन कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जब हमने F1 संकरण जब करवाया था तो F1 पीडी प्राप्त हुई, और उस F1 पीडी का क्रॉस हमने किससे करवाया, किसी भी जनक से, या समयुग्मजी जनक हो या विषमयुग्मजी जनक हो। लेकिन यहां पर क्या होगा, F1 पीडी से प्राप्त संतति का क्रॉस समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ कराने पर कौन सा संकरण प्राप्त होगा, परीक्षण संकरण। F1 पीडी से प्राप्त संतति का क्रॉस समयुग्मजी, इन चीजों को समझना, समयुग्मजी होगा और दूसरा होगा अप्रभावी। इन जब दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा परीक्षण संकरण, ठीक है। तो ये तो थी प्रमुख शब्दावलियां, और अब समझते हैं हम मेंडल का योगदान एग्जाम्पल से, ठीक है। पहला एग्जाम्पल से समझेंगे एक संकर संकरण के द्वारा, ठीक है, कि जब हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस करवाते हैं तो किस प्रकार लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत होता है, लक्षण कैसे माता पिता से जनक के अंतर्गत जाते हैं। तो आइए समझते हैं पहले एक संकर संकरण। मान लो हमने एक लक्षण लिया है लंबाई, यानी लंबा पौधा है, और एक है बोना पौधा है, ठीक है। इन दोनों के जो जीन हैं जो नियंत्रित कर रहे हैं, लंबे के हैं टी, बोने के हैं टी। अब यहाँ पे समझो, मैंने समझाया था कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करते हैं जीन, तो ये है जीन लंबेपन का, और ये है बोने को, यानी लंबाई को निर्धारित कर रहे हैं। अब ये दोनों देखो समान है, विपर्यासी लक्षणों की बात करें तो ये समयुग्मजी है, कैसा है, समयुग्मजी, और ये है विषमयुग्मजी। क्यों, क्योंकि इसके जो दोनों एलेन हैं वो समान है और इसके भी समान है। अब बात करें कि प्रभावी और अप्रभावी की, ठीक है, तो वो हमें प्राप्त होगा F1 पीडी से। अभी हमने F1 पीडी प्राप्त नहीं किया। तो बात करें तो ये जो दोनों हैं ये है जनक, यानी इनको माता पिता मान लेते हैं, ठीक है। अब इनसे प्राप्त होंगे युग्मक, क्या प्राप्त होंगे, तो इससे एक प्रकार का युग्मक प्राप्त होगा टी, और इससे एक प्रकार का प्राप्त होगा टी, क्योंकि दोनों सेम है टी, और इसका भी है स्मॉल टी, तो हमें एक ही प्रकार के प्राप्त होंगे। और जब इन दोनों का आपस में हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें पहली पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होगी वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम कह रहे हैं F1 पीडी। तो ये आपकी शब्दावलियां धीरे सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी इन्हीं एग्जाम्पलों के अंतर्गत। ये F1 पीडी होगी, क्रॉस करवाया। अब यहाँ पर जितनी भी पीडी प्राप्त होंगी वो सारी की सारी ऐसी होंगी, F1 पीडी में सभी समान होंगी, ऐसा नहीं है एक प्राप्त हो, ये सभी समान होंगी। अब इसकी बात करते हैं हम कि ये F1 पीडी है,
इसको क्या बोले हैं, तो इसको यहाँ पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। कैपिटल टी निर्धारित करता है लंबेपन को, स्मॉल टी निर्धारित करता है बौनेपन को। तो अब इसको लंबा कहें कि बौना कहें, तो जी नहीं, यहाँ पर जो पादप प्राप्त हुआ था वो हमें बौना नहीं लंबा प्राप्त हुआ, तो ये हुआ लंबा पादप। तो अब यहाँ पर लंबा प्रकट हुआ है F1PD में, तो इसलिए लंबा तो है प्रभावी, लंबा है प्रभावी। और अगर बात करें बोने की, तो बोना है अप्रभावी। आपकी ये होगी कि ऐसा लक्षण जो F1PD में प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण, और जो नहीं होता है वो है अप्रभावी। क्योंकि बोने को भी प्रकट होना चाहिए, जीन तो उसका भी है, लेकिन वो उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, तो वो है अप्रभावी, और जिसने दिखाया वो है प्रभावी। ठीक है। अब बात आती है F1PD प्राप्त होगी, अब हमको प्राप्त करनी है F2PD। तो F2PD में क्या कहा था कि जब F1PD से प्राप्त संतति, अब ये संतति प्राप्त हुई है, बहुत सारी प्राप्त हुई है, एक नहीं है, तो इन F1PD, ये जो दोनों F1PD प्राप्त हुई इनके मध्य में हम करवाएंगे स्वपरागण। इन चीजों को नोट करना, स्वपरागण करवाएंगे। तो F1PD का जब हम स्वपरागण करवाते हैं तो उससे प्राप्त होती है हमको F2PD। अब यहां पर ये हो गए जनक, दोबारा से स्वपरागण करा रहे जनक हो गए, तो इनसे प्राप्त होंगे पहले युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनाओ, इससे बनेंगे दो तरह के, क्योंकि विपरीत है कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनके मध्य में क्रॉस करवाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होंगी, संतति प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी, चलो देखते हैं। इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से करवाया तो कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का इससे स्मॉल टी से करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इससे करवाएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप ये चीज देखो, F2PD प्राप्त हो गई, ये है F2PD। ठीक है, F2PD प्राप्त हो गए। तो यहां पर ये है लंबा, ये भी कैसा है लंबा, ये भी कैसा है लंबा, ये कैसा हुआ है बौना प्राप्त हुआ है। जो अप्रभावी लक्षण F1PD में प्रकट नहीं हुआ था वो वापस F2PD में प्रकट हो गया है। यानी कि लक्षण आया तो है, मतलब जनक के अंतर्गत आया तो था लेकिन प्रकट नहीं हुआ, तो वापस जब ये F2PD यानी जब उनके बच्चे होंगे तो उनके अंतर्गत ये प्रकट हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि 3 तो लंबे हैं और एक बौना है, तो मैंने एक और शब्दावली लिखाई थी जिसका नाम था लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप यानी अगर बाहर से देखा जाए तो बाहर से हमको कैसे दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये बौना है, तो 3 तो लंबे हैं और एक बौना है, तो इसका लक्षण प्रारूप हो गया 3:1। अगर परसेंटेज की बात करें तो 75% तो हैं लंबे और 25% हैं बौने। 75% लंबे और 25% बौने। ठीक है। अब दूसरी शब्दावली थी जो थी जीन प्रारूप। अब इसके अंतर्गत जीन प्रारूप देखें तो अब यहाँ पर जीन देखना है आपको, बाहर से कुछ नहीं देखना, लंबा दिख रहा है, पीला काला सफेद नहीं देखना। क्या देखना है, इसमें कैपिटल टी मतलब एक तरह का हो गया, तो एक लिख लो, एक। अब कैपिटल टी और कहीं पे भी नहीं है। फिर आता है दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो ये जीनी संरचना है, जो दोनों विषम युग्मजी हैं ये दो हैं, तो ये दो हो गए, और बाद में है स्मॉल टी, ये सिंगल एक है, तो इसका जीन प्रारूप होगा 1:2:1। आपको समझ में आया होगा। ये है एक संकर संकरण, और इसके अंतर्गत मैंने लगभग सारी शब्दावलियों को आपको समझ में आ गया होगा। F1PD, F2PD, प्रभावी, अप्रभावी, जीन प्रारूप,
लक्षण प्रारूप, और ये संतति प्राप्त होगी। अब इस संतति को जो ये प्राप्त हुई है ना, मैं इसको यहाँ पर आपको सारणी के द्वारा भी समझा सकता हूँ। आप अगर ऐसे नहीं हो तो आप सारणी बनाकर भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ। अगर कभी हमको F2PD प्राप्त करनी है तो हम एक इस कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम के अंतर्गत हमको लिखने हैं, यहां पर तो लिखने हैं जनक, यानी सॉरी जनक नहीं, युग्मक। एक साइड के युग्मक इधर लिख देंगे, जैसे ये वाले युग्मक थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरी साइड के इधर लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। एक एक के साथ में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी इसका कैपिटल टी इसके साथ में करवाएंगे, फिर इसका इसके साथ में, एक साइड में एक को पकड़ के चलना है अपने को। इसको ले लिया, इससे करवाया, फिर एक बार इससे करवाएंगे। अब इसको छोड़ो, इसको ले लो, इसको एक बार इससे करवाएंगे और एक बार इससे करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमें ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं इसको। आइए अब देख लेते हैं द्विसंकर संकरण या दो लक्षणों की वंशानुगति करवाएंगे अपन। ठीक है, यह आपको अच्छी तरह आगे होगा सारी शब्दावलियां। ठीक है, द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण मैंने कहा था कि जब दो लक्षणों के मध्य में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो यहां पर अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक तो लेंगे अपन गोल हरे बीज। ठीक है, एक इसके मध्य में करवा देते हैं झुर्रीदार पीले बीज। दो तरह के लक्षण है, देखो, एक गोल है बीज का प्रकार, एक कलर है हरा, यहाँ पर झुर्रीदार है और पीला है। दो लक्षण हो गया, इनके मध्य में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो आइए पहले सबसे पहले लिखते हैं गोल हरे, यानी इनके जनक और जो भी जीन, जो इन जीनों को लक्षणों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो गोल है उसका है स्मॉल आर और हरे का है वाई वाई। ठीक है, दूसरी साइड की बात करें स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गए हमारे अंतर्गत जनक, ये हैं जनक। अब बात करते हैं इनके युग्मक। क्या प्राप्त करेंगे, युग्मक प्राप्त करेंगे। तो इनसे यहां पर अपन को एक तरह के युग्मक प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, एक तरह के युग्मक प्राप्त होंगे। क्या होंगे, इससे तो आर होगा और इससे वाई होगा, इससे स्मॉल आर होगा, इससे स्मॉल वाई होगा। जब इन दोनों के मध्य में अपन क्रॉस करवाएंगे तो हमें केवल और केवल F1PD के अंतर्गत एक ही संतति प्राप्त होगी, वो है ये। और ये जो संतति थी ये थी गोल हरे। गोल और हरे यानी कि F1PD के अंतर्गत शब्दावलियां सब वही हैं, सेम है, वही परिभाषाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ दो लक्षणों के मध्य में क्रॉस करवाया है। तो अब यहां पर देखो कि F1PD में गोल और हरे प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये गोल और हरे। ठीक है, जीन झुर्रीदार और पीले के भी हैं लेकिन प्रकट नहीं हुए। क्यों, क्योंकि झुर्रीदार और पीले अप्रभावी हैं, जबकि गोल और हरे कैसे हैं, प्रभावी हैं। तो यहाँ पर हो गया ये आपका वापस प्रभाविता का नियम। तो ये यहाँ पर F1PD में जितने भी प्राप्त होंगे ना, वो कैसे प्राप्त होंगे, गोल और हरे प्राप्त होंगे। ठीक है, अब अपन को वापस प्राप्त करनी है F2PD। तो F1PD के मध्य में करवाएंगे स्वपरागण। क्या करवाएंगे, स्वपरागण। तो इनके जनक के मध्य में आर वाई और ये जनक, और इनके मध्य में करवाएंगे स्वपरागण। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे मेन चीज है वो है युग्मक तैयार करना। इस
बस द्विसंकर संकरण में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, नॉर्मली में निकाल लेंगे अपन, समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो अपन इनकी जीनी F2PD प्राप्त करने के लिए अपन को खींचनी है एक सारणी, ठीक है। युग्मक मैं अभी आपको बना के बताऊंगा। ये यहां पर मैं खींच चुका हूं, यहां पर यानी एक तरफ नर या एक तरफ मादा, लेकिन यहाँ पर अपन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन युग्मक लिख सकते हैं, एक साइड के युग्मक ऊपर और एक साइड के नीचे, इस सारणी में अपन को जमाना है। अब यहाँ पर इनके युग्मक तैयार करने, तो युग्मक तो दोनों के सेम होंगे क्योंकि जनक ही दोनों सेम है। तो इससे अपन सेम इधर से युग्मक तैयार करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार युग्मक तैयार होते हैं इनके। अगर यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो आर आर, तो एक तो पहली बात तो सबका समूह सबके साथ में मिलना चाहिए। तो ये आर के साथ में एक बार वाई ले लो, ठीक है। एक बार इसी आर के साथ में स्मॉल वाई ले लो, ठीक है। अब बचा हमारे पास स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के साथ में एक बार कैपिटल वाई ले लो और एक बार स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। तो यूं ये चार तरह के हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, युग्मक। ये प्राप्त होंगे चार युग्मक। कई बार तो ये युग्मक ही तैयार करवा लेता है प्रेस में, ठीक है। तो अब ये युग्मक अपन को काम कर देना है, यहाँ लिख देने हैं, ये लिख देने यहाँ पर। दोनों साइड पे, क्योंकि दोनों तरफ के एक जैसे हैं। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर इनके मध्य में क्रॉस करवाना है, पैटर्न तैयार है। तो एक साइड को पकड़ो, इधर वाले युग्मकों को ले लो, एक को इन चारों से, फिर दूसरे को इन चारों से, इस तीसरे को इन चारों से और इस चौथे को इन चारों से क्रॉस करवाना है। चलो करते हैं। पहला करेंगे हम, ये प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा इसको और इसको, तो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर करेंगे आर आर कैपिटल वाई, फिर करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया। अब इस दूसरे वाले को पकड़ लो, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसको इन चारों के साथ में, तो यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको ले लो इन चारों के साथ में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और इसके बाद में ये बचता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये यहां पर प्राप्त हो गई हैं F2PD। ये क्या हो गई, F2PD। यानी जब हमने द्विसंकर संकरण करवाया तो इतने प्रकार के हमें जीव प्राप्त हुए F2PD के अंतर्गत, क्योंकि दो लक्षणों के मध्य में हमने क्रॉस करवाया था। तो अगर यहाँ पर अपन बात करें तो चार प्रकार के अपन को क्या प्राप्त होंगे, लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा, यानी चार प्रकार के पेड़ प्राप्त होंगे, जिसको अपन कहेंगे लक्षण प्रारूप। पहला है जीन, देखो जो ये जीन है यही हमें प्राप्त होंगे।
पहला प्राप्त होगा गोल हरे, दूसरा है गोल पीले, अगला है झुर्रीदार हरे और अगला है झुर्रीदार पीले। अब अगर इसकी गणना करें यहां से तो गोल हरे प्राप्त होंगे 9, गोल पीले प्राप्त होंगे 3 झुर्रीदार हरे और 1 होगा झुर्रीदार पीला। अब यहाँ पर वही एक संकर संकरण के तहत कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था लेकिन वापस से वो F1 पीढ़ी में प्राप्त हो गया। F1 में केवल गोल हरे प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ गोल हरे के साथ में गोल पीले, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार पीले, यानी कितने बहुत सारे लक्षणों की पुनरावृत्ति हुई। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, कुछ प्रकट हुए कुछ नहीं हुए, जो प्रकट हुए वो प्रभावी और नहीं हुए जो अप्रभावी। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण प्रकट होते हैं जो पहले प्रकट नहीं हुए, ये हमें बताती है F2 पीढ़ी। ठीक है, तो अब जब ये मेंडल ने प्रयोग किया था तो कुल इसमें 556 उनको क्या प्राप्त हुए थे। हालांकि ये इतना रखना नहीं है अपन को, तो ये ध्यान रखना है लक्षण प्रारूप। ठीक है, अपने सिलेबस में अगर F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं जीन प्रारूप। F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप था 3:1, यहाँ है 9:3:3:1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर 9:3:3:1। कौन कौन से थे ये लिखे हुए हैं। बाकी अगर बात करें जीन प्रारूप की तो जीन प्रारूप प्राप्त होता है इसमें 1:2:4:1:1:2:1:1:1। क्या बढ़िया जीन प्रारूप है। तो इतने प्रकार के जीन का पैटर्न है इसमें, देख लो यहां से। जो ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई है, ये एक ही है इसके अंतर्गत, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर दूसरे की बात करें तो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये आपको 2 मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका जीन प्रारूप है। याद करने का तरीका है 122 41 21 21। ठीक है, ये अपन याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 16 प्रकार के हमें यहाँ पर संतति प्राप्त होती है। ठीक है, ये थी हमारी F2 पीढ़ी। अब यहाँ पर मैं आपको 2 क्रॉस समझाना बाकी है। एक है संकर पूर्वज संकरण और दूसरा है परीक्षण संकरण, जो F2 पीढ़ी में आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, हालांकि F1 पीढ़ी एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि संकर पूर्वज संकरण की F1 पीढ़ी, ये जो F1 पीढ़ी थी, इससे जो संतति प्राप्त होगी उसका क्रॉस आप या तो इससे करवा दो या फिर इससे करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी से करवा दो। ठीक है, ये तो थी संकर पूर्वज संकरण। और परीक्षण संकरण की अगर आप बात करें तो परीक्षण संकरण की कि जो F1 पीढ़ी में जो विषम युग्मजी प्राप्त हुआ है, इस F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी जनक का क्रॉस किससे करवाएंगे, विषम युग्मजी सम युग्मजी अप्रभावी। तो अब यहां पर देखो समयुग्मजी तो ये भी है ये भी है, लेकिन ये अप्रभावी है, तो इसके साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो ये था द्विसंकर संकरण। आपको यहां से मेंडल के द्वारा जो भी नियम बनाए, जो भी परीक्षण किए, वो आपको लगभग समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं आए हो तो आप हमें कमेंट करना। यहाँ पर ये हो गया एक संकर संकरण। अब उसके बाद में बात करते हैं कि हमने समझ भी चुके हैं कि जीन है वो समस्त लक्षणों का नियंत्रण करता है, और यह जीन एक युग्म में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है, युग्म। मैंने बताया था युग्म विकल्पी कि एक जीन युग्म में पाया जाता है, जिसका जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक युग्म हो गया। ठीक है, तो जो संतति है यानी जो बच्चा जन्म लेता है या जो नया पादप विकसित होता है, उसमें युग्म विकल्पी में से एक युग्म माता से यानी एक नर से और एक माता से प्राप्त होता है। दोनों में एक कारक, एक माता से और एक पिता से, जब जाकर के एक किसी लक्षण का क्या बनता है, जीन। तो जीन के दोनों जो एलील हैं वो एक माता से और एक पिता से प्राप्त होते हैं।
दूसरी बात करते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए वो आनुवांशिक पदार्थ होता है और इस डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। ये हम जानते हैं कि डीएनए में जो मेन कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण, और ये प्रोटीन निर्माण ही हमारी सूचनाओं को नियंत्रित यानी उनसे छेड़छाड़ करती है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन ही अगर सही ढंग से नहीं है, जिस जीन की प्रॉपर प्रोटीन है वहीं पर अगर वो पूर्णतः कार्य नहीं करेगी तो उसमें सीधी सी बात है विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो डीएनए का वह भाग जहां पर प्रोटीन की सूचनाएं निहित होती हैं वो कहलाता है प्रोटीन का जीन। क्या कहलाता है? डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, जहां होती है उसको अपन कहते हैं प्रोटीन का जीन। क्या कहते हैं उसको? प्रोटीन का जीन, या फिर अपन कह देते हैं कि ये एक निश्चित जीन को प्रभावित करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने मेंडल के वंशागति के नियम जो सामान्य देखे थे, अब उनके अंतर्गत हम देखते हैं मेंडल ने वंशानुगति के क्या नियम दिए। तो बात करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम, वंशानुगति के नियम। ठीक है, वैसे तो मैं आपको वो नियम समझा चुका हूं, पर फिर भी एक बार अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। वैसे तो अपने सिलेबस में इतने है नहीं है, लेकिन मेंडल है तो मेंडल से रिलेटेड नियम है, तो ये अपन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, प्रभाविता का नियम समझा चुका हूं कि वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो है प्रभावी, और जो नहीं होते हैं वो है अप्रभावी। ये कहा था मेंडल ने, तो इसके लिए एक नियम दिया प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। इसको अपन को समझना है। हालांकि अपन उदाहरण के अंतर्गत तो अपन ने समझ ही लिए। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि किसी भी लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है और उसके दो युग्म विकल्पी होते हैं। क्या होते हैं? कि किसी भी जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं और उन युग्म विकल्पी में से केवल एक ही युग्मक बनाता है। जैसे मान लो मैं करूं लंबाई के एक युग्म है जीन का, वो है कैपिटल टी। अब जब मैंने यहां पर क्रॉस करवाया था तो मैंने यहां पर जनक बनाए। क्या बनाए? युग्मक बनाए। अब युग्मक बनाए तो इसमें से केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा और ये युग्मक एक ही होगा, क्योंकि दूसरा युग्मक है वो कहां से आएगा? दूसरी ओर से, जिससे अपन क्रॉस करवा रहे हैं। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम यहां पर क्यों कह रहे हैं अपन इसको? कि जब हम युग्मक बनाते हैं तो उसमें केवल एक ही उसका आता है, एलिल आता है, और वो है एलिल F1 पीढ़ी में तो क्या नहीं होता? प्रकट नहीं होता है। F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं, पर F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। अब कैसे प्रकट होता है? आप तो कहोगे सर F1 पीढ़ी में तो कैपिटल टी तो प्रकट होता है। प्रकट ये तो होता है, लेकिन यहां मैंने समझाया केवल युग्मक बनाने के लिए। मान लो अब ये है, अब इससे भी एक युग्मक बनेगा। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ था? नहीं हुआ, लेकिन ये जनक संतति में जनक से गया है, क्योंकि ये एक पूर्ण लक्षण को यानी पूर्ण जो बौनापन है उसको ये प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका। ये सारे लक्षण उसमें हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में ये प्रकट नहीं हुए, तो ये क्या हुए? F2 पीढ़ी में प्रकट हुए। तो ये है युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी जो युग्मक बने थे ये शुद्ध हैं और ये पूर्णतः योग्य हैं कि ये बोना पौधा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये प्रकट हुए F2 पीढ़ी में।
ये दिया था मेंडल ने कि युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ठीक है, अगला समझते हैं हम, तीसरा है और वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए क्या चाहिए कि ये काम आएगा हमारे जब दो द्विसंकरण के अंतर्गत। कहां आता है? द्विसंकरण। द्विसंकरण के अंतर्गत जब हमने दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस करवाया था तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। भाई हम जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से लक्षण वंशानुगत होते हैं और एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करता, यानी दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। होए थे कि नहीं? हाँ, ये जरूर है F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो, लेकिन वंशानुगत दोनों हो रहे हैं। अब नहीं, इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में प्रकट होगा, अगली पीढ़ी में नहीं तो तीसरी पीढ़ी में प्रकट होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। ये कहा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। भाई यूं कहे कि मैं तो प्रभावी लक्षण हूं, मैं जाऊंगा, तेरा प्रभावी का क्या काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ही लक्षण क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, प्रभाविता, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का। हालांकि अपने सिलेबस में थोड़े ही हैं, फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, क्योंकि क्या पता कुछ भी पूछा जा सकता है जब मेंडल ही दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं हम लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण कि जनन के दौरान जो उत्पन्न संतति होगी, नर होगी या मादा होगी। अब आपको एक चीज तो है कि ये जो लिंग निर्धारण है ना, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। मतलब जो अलग अलग, जैसे मान लो सरीसृप वर्ग है, सरीसृप वर्ग है तो इसमें ऐसा कोई लिंग निर्धारण नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो निषेचित अंडे हैं, निषेचित अंडे के ऊष्मायन के आधार पर निर्धारण। भाई जो सरीसृप वर्ग होता है उसमें क्या होता है, जो निषेचित अंडा होता है उसके ऊष्मायन के आधार पर निर्धारण होता है कि ये नर होगा या मादा होगा। तो ऐसे ही हम बात करें जैसे घोंगे, अब घोंगे में तो कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि घोंगा है वो जो लिंग चेंज करता रहता है, कभी नर हो जाता है कभी मादा हो जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या निर्धारण करें कि भाई ये जो लिंग है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है घोंगे के अंतर्गत वो आनुवांशिक नहीं होता। कैसा नहीं होता? आनुवांशिक नहीं होता। लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है घोंगे में, जब जरूरत पड़ती है नर, जब पड़ती है मादा। ठीक है, अब बात करें कि मानव, तो मानव की बात करेंगे और मानव के अंदर ही अपन को समझना है लिंग निर्धारण। तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक होता है। लिंग निर्धारण आनुवांशिक होता है। कैसे होता है कि माता पिता के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, उससे पता चलता है कि हमें नर होंगे या मादा होंगे। तो उसी को समझना है। तो उससे समझने से पहले हमको समझना होगा कि लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हम अध्ययन करते आ रहे हैं गुणसूत्र, डीएनए, जीन। हाँ, तो अब पहली बात आती है गुणसूत्र।
गुणसूत्रों की बात करें तो मानव के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक है अलैंगिक, ठीक है, और दूसरा है लैंगिक। अब अलैंगिक गुणसूत्र है, उनका तो जन्म से कोई संबंध ही नहीं है, यानी वो इसमें काम आएंगे ही नहीं। वो आएंगे लैंगिक, अलैंगिक गुणसूत्र यानी कि जीव जंतुओं के अंदर टूट फूट या और अन्य अन्य गुण, कोशिकीय जो अन्य गुण होते हैं सिर्फ लिंग के अलावा, वो सभी ये निर्धारित करते हैं अलैंगिक। अब ये अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। कैसी होती है? 22 जोड़ी। और ये सभी के सभी एक समान होते हैं, 22 जोड़ी सभी समान, ठीक है। और लैंगिक गुणसूत्र होते हैं 1 जोड़ी। तो टोटल मानव के अंदर गुणसूत्र कितने हो गए? 23 जोड़ी, ठीक है, क्योंकि ये तो अपन के बचपन से 7th 8th से अपन को बताया जाता है। अब 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो सभी समान है, अलैंगिक है, लेकिन अपन के काम आने वाले हैं लैंगिक, जो कि 1 जोड़ी। अब ये दोनों 1 जोड़ी है ना, ये नर में अलग और मादा में अलग, यानी माता पिता दोनों में अलग होते हैं। तो माता की बात करें और पिता, माता और पिता दोनों के अंतर्गत अलग अलग है। तो माता के अंदर भी समान होते हैं, समान, और वो होते हैं एक्स। क्या होते हैं? एक ही तरह के होते हैं, या मान लो, ठीक है, एक्स होता है या एक्स एक्स, दोनों के दोनों जो हैं वो समान है, एक्स एक्स। लेकिन पिता के अंतर्गत दोनों अलग अलग होते हैं। एक तो सामान्य आकार का, सामान्य आकार का, वो तो होता है एक्स, और एक होता है थोड़ा सा छोटा, और उसे बोलते हैं वाई। एक थोड़ा सा छोटा y और एक होता है सामान्य आकार का जिसका है x। तो अब लैंगिक गुणसूत्र हो गए x x और y y। तो ये निर्धारण करेंगे हमारे लिंग का कि जो संतति होगी वो लड़का होगी या लड़की होगी। कौन? लैंगिक गुणसूत्र, जिनके अंतर्गत एक माता से जाएगा और एक पिता से। कैसे जाएगा? जो अभी अपन आनुवांशिकता से या मटर के प्रयोग के द्वारा समझ के आए वही। चलो देखते हैं एक बार। माता पिता, अब माता पिता की बात कर रहे हैं तो माता पिता में लैंगिक गुणसूत्र माता में एक्स एक्स और पिता में एक्स वाई, दो तरह के हैं। ये दोनों बता दी हैं, ये एक ही समान आकार के हैं। इनमें से एक्स समान आकार का जबकि वाई थोड़ा सा छोटा होता है। अब बात करें कि ये तो है जनक, अब यहां से बनेंगे युग्मक। तो अब जो माता है उसमें तो दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक जैसा ही युग्मक बनेगा। कैसा बनेगा? एक जैसा ही, जो कि अंतर्गत होगा अंडाणु के। किसके अंतर्गत होगा? या जिसको कहें हम अंडाणु। ये अपन ने लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ लिया था, अंडाणु। और वो कैसे होंगे? सारे के सारे एक्स गुणसूत्र के, क्योंकि गुणसूत्र एक ही जैसे समान है। अगर पिता की बात करें तो यहाँ पे जो दोनों गुणसूत्र है वो अलग अलग है, तो युग्मक भी दो बनेंगे। और ये दोनों किसमें है? शुक्राणु। किसमें है? ये भी शुक्राणु में है और ये भी, ठीक है। तो पिता के अंतर्गत दो हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब इनके अंतर्गत संयोग मात्र है ये, और इसमें कुछ नहीं है कि अगर शुक्राणु यानी एक्स गुणसूत्र का शुक्राणु अगर किससे मिला? माता के अंडाणु से, तो एक्स एक्स। और अगर वाई गुणसूत्र वाला माता के अंडाणु से मिला तो यहां बनेगा एक्स वाई। तो बताओ, लड़की और लड़का, यानी हम ये कह सकते हैं कि 50% लड़की और 50% लड़का। आधे लड़का हो सकते हैं, आधी लड़की हो सकते हैं। तो ये है पुरुष के अंतर्गत, या सॉरी मानव के अंतर्गत लिंग निर्धारण, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिंग निर्धारण समझ लिया, आनुवांशिकता समझ ली, कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। इस अध्याय का जो दूसरा पहलू है वो है विकास, ठीक है। चलो समझते हैं विकास। विकास, अब विकास की बात करें तो हम जानते हैं कि विकास
कोई ऐसी प्रक्रिया तो है नहीं है जो एकाएक हो जाए, अचानक हो जाए। क्योंकि जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, ठीक है, दूसरी कोशिका बनती है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, ठीक है। और ये परिवर्तन अपन पढ़ चुके हैं, भिन्नताएं आती हैं, परिवर्तन आते हैं, और यही परिवर्तन है जो विकास का आधार बनते हैं, और यही परिवर्तन धीरे धीरे आनुवांशिक हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका बने, उसमें कोई छोटे छोटे चेंजेज आए, हाँ, कोई चीज नई उत्पन्न होगी, कोई चेंज आया, तो वो धीरे धीरे अगली पीढ़ी आई, चेंज आया, अगली पीढ़ी आई, चेंज आया। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं, छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर के एक दिन बड़ा परिवर्तन, यानी देखते देखते जो छोटे छोटे विकास, यानी जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे थे, वो एक दिन बहुत बड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये विकास का क्रमिक है, क्रमिक रूप से ये विकास इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर अब अपन जैसे विकास को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 12 भ्रग, 12 भ्रग बटल्स हैं। अब ये जो 12 भ्रग हैं, तो आप किताब में के अंतर्गत अपन को दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखो। इस स्क्रीन के अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां इन 12 भ्रगों की दी गई हैं, और ये भ्रग हैं लाल कलर के। कैसे हैं? लाल रंग के। अब इन तीनों स्थितियों को आप गौर करके देखो। मैं आपको सिर्फ किताब आपके सामने होनी चाहिए, किताब से आप डायग्राम को देखते रहें। तो यहाँ पर जो 3 स्थिति हैं, तो पहली स्थिति तो ये थी कि जो 12 भ्रग हैं, वो 12 भ्रग हैं, तो 12 भ्रग में से प्रकृति के अनुसार या अचानक से जो चीजें अच्छी थी उसके हिसाब से इनके अंतर्गत एक चेंजेज हुआ, और इन लाल भ्रगों में से कोई एक भ्रग, लाल में से जो भ्रग था वो कैसा हो गया? हरा हो गया। भाई प्रकृति के अंतर्गत चेंजेज आते हैं, और प्रकृति में जो चीज अच्छी होती है उसका चेंज होना स्वाभाविक है। जो सबसे अच्छी हो वही प्रकृति में टिकती है। तो लाल रंग था, और उनमें से बाई चांस कैसा उत्पन्न हो गया? हरा हो गया। अब वो हरा उत्पन्न क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया, लेकिन अचानक से हो गया। तो अब आप एक बताओ कि जो हरा लाल रंग था, वो लाल रंग को ये भ्रग छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनको जैसे जो कौवा होते हैं वो खा जाते थे, खाते रहे, ठीक है, खा जाते हैं, कोई बात नहीं है। अब 12 में से अचानक से नेचुरल सिलेक्शन है, प्रकृति के द्वारा एक कोई हरा हो गया, हरा हो गया। अब ये हरा क्यों हुआ? पीला हुआ होगा, लाल हुआ होगा, और भी नीला हो गया होगा, अलग अलग तरीके के हुए होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरे की। हरा हो गया, हरा हो गया, तो पेड़ पत्तियां छोटी छोटी झाड़ियां हरी कलर की होती हैं, तो जो कौवा थे वो आते और लाल को खा जाते, ठीक है। हरे बचते रहे, आते रहे, वो लाल को खाते रहे, और ये जो हरे थे ये धीरे धीरे जनन करने लग गए, अपनी संख्या में वृद्धि करने लग गए। तो एक दिन क्या होता है? एक दिन ये होता है कि जो वो लाल भ्रग थे वो समाप्त हो गए। क्या हो गए? लाल भ्रग सारे के सारे समाप्त हो गए, और बचे कुछ कौन से? हरे कलर के। तो ये विकास हुआ, लेकिन किसके थ्रू हुआ वो चीज समझना आप यहाँ, वो मैं समझाने वाला हूं, और वो है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण या फिर चयन। प्राकृतिक वर्ण या चयन, प्रकृति उसी का चयन करती है जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे अच्छा हो। तो प्रकृति के द्वारा सबसे अच्छा यही था कि लाल में से हरा हो गया, और वो हरा बचता चला गया, और एक नई जीव, नई जाति बनी, विकास उत्पन्न हो गया भ्रगों के अंदर, ठीक है। पहली स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति की बात करें, वही 12 भ्रग हैं, लाल कलर के भ्रग हैं। अब क्या हुआ कि उनमें से संयोग से, मतलब कुछ नहीं किया किसी ने, कोई प्रकृति चेंज नहीं हुआ, लेकिन कोई गलती से, जैसे नहीं होता कि गलती हो गई, तो गलती से क्या हो गया? लाल से नीला उत्पन्न हो गया। एक एक भ्रग नीला उत्पन्न हो गया।
अब जो नीला भ्रग उत्पन्न हुआ तो लाल भी अपनी संख्या में वृद्धि करते रहे, नीले भी धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करे। लेकिन अचानक क्या होता है? होने को कौन टाल सकता है? जिसको जाना है वो जाएगा और जिसको रुकना है वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके तहत क्या हुआ, मान लो कोई दुर्घटनावश, किसी कारणवश, मान लो कोई हाथी आ गया, जैसे कि किताब में दे रखा है एक हाथी ने पैर रख दिया। अब संयोग मात्र से वो पैर ऐसे रखा गया कि वो जो लाल भ्रग थे ना वो सब खत्म, लाल भ्रग पूरे के पूरे समाप्त हो गए। अब समाप्त हो गए तो ये घटना हुई संयोग से, और वृद्धि किसकी होती चली गई? नीले की। तो यहां पर लाल भ्रग समाप्त हो गए और विकास हुआ नीलों का। तो ये है आनुवांशिक अपवाद, आनुवांशिक अपवाद। और इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यह संख्या पर निर्भर करता है, यह संख्या पर निर्भर, संख्या पर निर्भर है। क्योंकि अब जो चेंज हुए थे भ्रग के लाल और नीले के, अगर लाल की संख्या इतनी ज्यादा होती कि कोई दिक्कत ही नहीं, हाथी पैर रख ले या फिर पूरा गांव पैर रख ले, हाँ, तो यहाँ पे संख्या इतनी थी भाई, छोटी सी गाड़ी थी, भ्रग थे समाप्त हो गए, लीला समाप्त। तो ये संख्या पर निर्भर करता है। अगर भाई संख्या बहुत ज्यादा है तो आनुवांशिक अपवाद होगा नहीं, और संख्या कम है तो ही आनुवांशिक अपवाद होगा, विकास होगा, ठीक है। अब जो तीसरी घटना है, तीसरी घटना में आप देखो वही लाल भ्रग है, और लाल भ्रगों के अंतर्गत क्या हुआ कि कभी भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला तो भोजन की अनुपस्थिति में जो भ्रग थे दुबले पतले हो गए, क्या करें, मरने के कगार पे आ गए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती गई, उनके बच्चे भी दुबले पोते होते चले गए। लेकिन परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल हुई, वापस से उनको भोजन उपलब्ध हुआ, वापस वो हरे भरे हो गए और पहले जैसे हष्ट पुष्ट हो गए। तो यहाँ पर अपन एक कह सकते हैं कि भोजन की कमी से या उपार्जित लक्षण, बात कर रहे हैं उपार्जित लक्षण, ये भी विकास में कहीं ना कहीं हद तक क्या करते हैं, योगदान तो करते ही हैं। क्योंकि लेकिन ये उपार्जित लक्षण एक बात है कि ये वंशानुगत नहीं होते। अब जैसे कि जो 12 भ्रग थे दुबले पतले हो गए, लेकिन जैसे ही मान लो कहीं सूखा पड़ा, वापस बरसात हो गई, अच्छे हरे भरे पेड़ हो गए, वापस इनको पर्याप्त भोजन मिला तो ये पुनः ऐसे हो गए। तो ये तीन स्थितियां थी इस विकास के अंतर्गत। तो अब हम बात आई कि ये उपार्जित लक्षण विकास में सहायक होते हैं या नहीं होते। एक होते हैं आनुवांशिक लक्षण जो विकास में सहायक होते हैं कि नहीं होते। हाँ, यहाँ पर यह जरूर हुआ इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ विकास हुआ, परिस्थितियां अनुकूल होने पर पुनः ऐसे ही हो गई वो, ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपको बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। ये उदाहरण बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब अपन समझेंगे उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक और उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं कि वे लक्षण जो अपने जीवन में काल में हम प्राप्त करते हैं, जीवन काल से प्राप्त लक्षण आनुवांशिक लक्षण होते हैं, और अपने माता पिता से प्राप्त लक्षण कैसे होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। दूसरी बात करें कि जो उपार्जित लक्षण है वो डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होते, डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, अर्थात वंशानुगत नहीं होते। कैसे? अब आप कोई भी चीज सीखो, इस जमाने में साइकिल चलाने सीखो, अच्छा लिखना सीखो, अच्छा पढ़ाना सीखो, हैं, बोलना सीखो, दौड़ना सीखो, गिटार बजाना सीखो, मैकेनिक बन जाओ। ये सब लक्षण हमने यहाँ पे आकर सीखे, तो ये लक्षण अपने बच्चों के अंतर्गत नहीं जाएंगे।
कोहली का बेटा कोहली या बैट्समैन नहीं बने, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने मैकेनिक का बेटा मैकेनिक बने ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिक ने जो लक्षण अपने अंदर प्रकट किए वो उपार्जित है, उसने अर्जित किए हैं, तो वो वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है, और जो आनुवांशिक लक्षण है वो कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अर्थात वो अपने के केस में आते हैं, डीएनए में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, जनक कोशिकाओं में घटित होते हैं। कौन, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, वंशानुगत होते हैं। अगली बात करें तो ये जैव विकास में सहायक नहीं है। जैव विकास में सहायक नहीं है, जबकि ये तो सीधी सी बात है। क्या है, ये जैव विकास में सहायक है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैव विकास में अभी अपन ने देखा बारह भ्रंग, भोजन की कमी। जो अभी एग्जाम्पल देखा बारह भ्रंग, वो भोजन की कमी से दुबले पतले हो गए, फिर वापस पुनः हो गए। तो बताओ उसमें कोई परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि भोजन की कमी से उनके अंदर जो चेंज आए, परिवर्तन आए, दुबले पतले हो गए, उनके बच्चे भी दुबले पतले हो गए। लेकिन जैसे ही भोजन हुआ तो वो अर्जन, उनके जो लक्षण थे दुबले पतलेपन के, वो सब अर्जित किए हो गए थे, वो उनसे उपार्जित लक्षण थे, तो वो वंशानुगत नहीं हुए, वापस उनकी पीढ़ी ऐसे ही हो गए। जबकि आनुवांशिक लक्षण जैसे आंख का कलर, ये हमको माता पिता से मिलता है। बाल का कलर, लिंग निर्धारण, ये हमको कहां से प्राप्त होते हैं? ये सभी अपन को माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये थी अपन की कुछ विकास से संबंधित अवधारणाएं। अब अपन देखते हैं कि जाति उद्भव, एक पुरानी जाति से नई जाति का निर्माण कैसे होता है। जाति उद्भव, जाति उद्भव का मतलब है कि लंबे समय अंतराल के बाद पुरानी एक जाति से नई जाति का निर्माण कैसे होता है। लंबे समय में पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का निर्माण होना जाति उद्भव कहलाता है। भाई एक पुरानी जाति है, उससे बहुत समय अंतराल में एक क्या होती है, नई जाति का क्या होता है, निर्माण होता है। जाति की बात आई है तो इसको भी अपन समझ लेते हैं कि जाति किसे कहते हैं। कि जाति उसे कहते हैं कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, जनन, जीवों का ऐसा समूह जो जनन कर सकता है और जननक्षम बच्चे पैदा कर सकता है, वो जाति कहलाएगी। यानी जीवों का ऐसा समूह जो आपस में जनन कर सकता है, और बच्चे तो पैदा कर ही करेगा, लेकिन जननक्षम पैदा होंगे। यानी कि वो बच्चे भी आपस में बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हाइब्रिड से शेर चीते का क्रॉस करवाया बच्चा उत्पन्न कर दिया, लेकिन जो शेर चीते से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो आपस में ऐसा ही बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता, तो वो जाति नहीं है। जाति वो है जो बच्चे उत्पन्न करे और वो भी आपस में क्या करे, बच्चे उत्पन्न करे। ठीक है, जैव विकास। इसके अलावा एक छोटी सी परिभाषा और है, सूक्ष्म विकास। सूक्ष्म विकास, अब सूक्ष्म का मतलब है कि माइक्रो, बहुत छोटा, धीरे धीरे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेज होते हैं, उन परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म विकास। तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले छोटे छोटे, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के छोटे छोटे परिवर्तन
क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म विकास कहते हैं, क्योंकि उनसे छोटे छोटे परिवर्तनों से थोड़े थोड़े चेंज आ जाते हैं। अब आते हैं वही बात की जो जाति उद्भव होता है उसको जन्म देने वाले कारक, जाति उद्भव को, जाति उद्भव के कारक कौन कौन से वो कारण हैं जो जाति का निर्माण करते हैं, एक पुरानी जाति से नई जाति बनती है। तो पहला है प्राकृतिक वर्ण, पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति में जो सबसे उच्च होता है, सबसे अच्छा होता है, प्रकृति उसी का चयन करती है, और जो प्रकृति के अनुकूल नहीं होता है वो समाप्त हो जाता है। तो पहला है ये, क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना कि हमको अपने वातावरण के अनुसार ढलना चाहिए, प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, तो प्रकृति के अंतर्गत वही टिक पाता है जो प्रकृति के साथ में अनुकूलन बैठाए रखता है। तो पहला है प्राकृतिक वर्ण का। दूसरा है आनुवांशिक अपवाद। ये दोनों मैंने आपको उस एग्जाम्पल में समझा दिया। आनुवांशिक अपवाद यानी किसी कारणवश, संयोगवश कुछ जातियों का निर्माण हो जाता है, जैसे भृगुओं का हुआ था। ठीक है, लाल भृग से नीले भृगुओं का निर्माण हो गया था। अब हम बात करेंगे तीसरा, और वो है भौगोलिक पृथक्करण। बहुत बढ़िया कारण है बेटा जाति उद्भव का, कि जाति उद्भव भौगोलिक कारक के कारण भी, भौगोलिक पृथक कारण के भी एक नई जाति का निर्माण होता है। आप समझो एक बार कि क्या होता है कि कई बार कुछ भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक स्थितियां, जैसे कि मान लो कोई नदी, नाले, तूफान, चक्रवात, पर्वत, नदी, इनकी वजह से कोई जीव एक स्थान से बिछड़ जाता है, दूसरी जगह पर चला जाता है। भाई मान लो कोई नदी में बह करके चला गया, दूसरी जगह चला गया, ठीक है, वो बिछड़ गया। या फिर कोई जीव जंतु उठा के ले गया, दूसरी जगह चला गया। हाँ, मान लो भृग थे, भृग एक कोआ उनको उठा कर ले गया और बहुत दूर जाके पटक दिया, जहां पर वो जाति पहले से नहीं थी। अब उस जाति के जो जीव दूसरी जगह बिछड़ गया है उसको वो जातियां विपरीत लगती हैं, तो वहां वो क्या करता है, जीवन जीना है तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करेगा। उसको उसके जैसा खाने को नहीं मिलेगा तो कोई अन्य चीजें खाएगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा, अपने में बदलाव करेगा। धीरे 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 उसमें चेंजेज आएंगे, कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन आएंगे। हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, समय के अनुसार उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, अब उनमें जो जो परिवर्तन होते जाएंगे, जब अगर वो कभी मिलेंगे, जब कभी अगर वो वापस कहीं उसी क्षेत्र में आ गए जहां पर वो पहले से बिछड़ गए थे, तो अब वो उन जातियों को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनके अंतर्गत क्या हो गया, अनविकास हो गया। तो पहली बात तो चीज है कि भौगोलिक पृथक के कारण की भी जाति उद्भव होता है, कि अब जो किसी भौगोलिक बाधा के कारण बिछड़ गए और उनके मध्य में जीन प्रवाह बंद हो गया, ये बात ध्यान रखना। जीन प्रवाह बंद है, जो जीव बिछड़ा है उसके मध्य में जीन प्रवाह बंद हो गया, तो जब वो कभी भी मिलेगा तो वो आपस में जनन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग परिस्थिति में बड़ा हुआ है, अलग परिस्थिति में उसने जीवन यापन किया है, इन्होंने अलग किया है। तो मान लो अब जो बिछड़ा था ऐसे कोई पथरीले इलाके में चला गया, कुछ खाने को या पथरीली चीजें मिली, धीरे धीरे दांत नुकीले हो गए, कठोर हो गए हैं, उसकी छोटी आंत बड़ी आंत बड़ी हो गई है, तो धीरे धीरे उसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें भी चेंजेज आ जाते हैं और वो एक नई जाति का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ जातीय उद्भव से संबंधित कुछ कारक थे। तीनों कारक बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, प्रायोगिकता का, आनुवांशिकता का और भौगोलिक कारण। अब बात करेंगे हम विकासीय संबंध खोजना।
विकासीय संबंध खोजना कि किस प्रकार हमारा विकास हुआ। हम एक दूसरे जीवों से तुलना करते हैं कि यार ये मेरे जैसा है, तो हो सकता है हमारे जो पूर्वज हैं वो समान रहे हों, तो हम किस प्रकार से संबंध खोज सकते हैं। तो पहला देखेंगे हम अंगों की संरचना के आधार पर। अंगों की संरचना के आधार पर पहला है समजात अंग। समजात अंग ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में समान व कार्य में अलग अलग हो। ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में समान है व कार्य में अलग अलग है, यानी जिनकी संरचना तो एक जैसी है, मतलब बिल्कुल समान संरचना है, कोई अंतर ही नहीं। जैसे कि बात करें हम मेंढक तथा छिपकली। अब मेंढक के अगले पैर और छिपकली के भी अगले पैर, दोनों की अगर संरचना की बात करें, अपन की हड्डियों की बात करें, कैसी संरचना है, तो वो समान है, लेकिन कार्य क्या है, दोनों के अलग अलग है। तो ये क्या है, समजात अंग है। मेंढक के अग्रपाद और पक्षी के अग्रपाद, दोनों की संरचना एक जैसी है। एग्जाम्पल, मेंढक के पाद व छिपकली के अग्रपाद। मेंढक के अग्रपाद व पक्षी के पंख। पक्षी के पंख भी ऐसे ही होते हैं और मेंढक के अग्रपाद भी ऐसे होते हैं, ठीक है। और बात करें पक्षी के पंख, पक्षी के पंख व मानव के हाथ। हमारे जो हाथ हैं ये, इनकी संरचना पक्षी के पंखों की तरह ही है, ठीक है संरचना, लेकिन उसके उड़ने के आते हैं, हमारे हाथ किसी चीज को पकड़ने के लिए आते हैं, उठाने के लिए आते हैं, तो इनके कार्य अलग अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाया है, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना। दूसरे आते हैं बेटा समव्रती अंग। इनके क्या होंगे कि ये अंग कार्य संरचना व उत्पत्ति अलग अलग, संरचना अलग अलग होती है तथा कार्य समान। कार्य समान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि चमगादड़, चमगादड़ है, चमगादड़ के पंख और कीट के पंख। चमगादड़ के पंख व चमगादड़ के पंख हैं वो किस काम आते हैं, और कीट के पंख, तो कीट के पंख उड़ने के काम आए, चमगादड़ के पंख पकड़ने के काम आए। या फिर लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग अलग है। चमगादड़ की संरचनाएं अलग ही हैं, यानी उनकी हड्डियां जो उनकी संरचना है वो अलग अलग है, वो कीट की अलग अलग है। और बात करें दूसरे कीट के पंख, ये पक्षी के पंख, तो कीट के पंखों की अलग संरचना है, क्योंकि हम जानते हैं पत्ती जैसे होते हैं नहीं, या कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। बाकी पक्षी के पंख अपने हाथों की तरह होते हैं, तो इनके क्या होते हैं, कार्य समान है। चमगादड़ के पंख भी उड़ने के काम है, कीटों का पंख भी का भी काम उड़ने का, कार्य समान है। उसके अलावा दूसरा है चमगादड़ के पंख व पक्षी के पंख कैसे हैं, अलग अलग है संरचना, पर कार्य कैसा है, समान है। तो ये है विकास संबंध, इनके आधार पर अपन खोज सकते हैं, अरे यार इसके तो में काम एक जैसे हैं। पर बात करें कि इन दोनों चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख एक जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य में एक जैसे हैं। कैसे हैं, कार्य में एक जैसे हैं। और उसके अलावा समजात अगर संरचना और उत्पत्ति समान है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है अपन का, जीवाश्म का, ज्यादा नहीं है, बस सेकंड लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है।
जीवाश्म। तो जीवाश्म में हमने बताया कि जो पुरानी चट्टानों में मिलने वाले मृत, पुरानी चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष और उनके चिन्ह। पुरानी चट्टानों में मिलने वाले मृत जीव अवशेष व उनके चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। क्योंकि हम करते हैं कि जब खुदाई करते हैं अपन, खुदाई में हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो पहले कभी ना कभी रही होंगी, तो वो आज के समय का बताती हैं कि हाँ, आज की चीजें ये कुछ अलग हैं और पहले की चीजें कुछ अलग है, जो बहुत वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर थी। तो वो हमें चट्टानों में मिलती हैं, तो अवशेष के रूप में या चिन्हों के रूप में पाई जाती हैं। तो ये है जीवाश्म। और जीवाश्म में मैं जो मेन काम है वो है कार्बनिक विकास। जीवाश्म से अपन को कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। ये आप चीज नोट करना। जीवाश्म से कार्बनिक किसका? विकास का। कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, हम जानते हैं कि जीव मरता है तो उसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं वही उनके अंतर्गत रह जाते हैं और उन्हीं के आधार पर अपन उनकी जांच करते हैं। तो ये जीवाश्म कितने पुराने हैं, इनका अध्ययन करने के लिए दो विधि कितने पुराने हैं। पहली है खुदाई। ठीक है। दूसरी है फॉसिल। दूसरी कौन सी है? फॉसिल डेंटिंग या कार्बन डेंटिंग पद्धति भी कहते हैं अपन। खुदाई। अब खुदाई है तो खुदाई में अपन को सापेक्ष रूप से दिखाई देता है, इसलिए सापेक्ष विधि भी कहते हैं। तो जैसे खुदाई में अपन किसी चीज को खोदते जा रहे हैं, तो खोदने पर जो सबसे ऊपर प्राप्त होगा तो हम उसको कहेंगे ये नया जीवाश्म, जो उससे नीचे प्राप्त होगा वो पुराना है, और उससे जो नीचे प्राप्त होगा वो और पुराना है। तो गहराई के आधार पर अपन बता देते हैं कि कौन जीवाश्म ज्यादा पुराना है और कौन नया है। जो सबसे ज्यादा ऊपर प्राप्त होगा वो नया है और जो नीचे होगा वो पुराना है। और जो फॉसल डेंटिंग है ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण विधि है, हालांकि अपने चैप्टर में नहीं है फिर भी। अब जो फॉसिल डेटिंग होती है कि इसमें हमको पता है कि एक जो कार्बन के अपर रूप होते हैं, जिसमें कार्बन के दो अपर रूप, एक C12 और एक होता है C14। ये जो दो अपर रूप है उनमें से कार्बन का जो दूसरा अपर रूप है C14, तो C14 द्वारा जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। आयु बताई जाती है। क्यों? क्योंकि जो C14 है इसके अंतर्गत और जीवाश्म के अंदर, दोनों के अंदर कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं और उनकी मात्रा के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है। तो C14 से है ना हम लगभग 12 से 15,000 पुराने, 12 से 15 वर्ष हजार पुराने जीवाश्मों की खोज कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे 40,000 50,000 जो पहले के जीव हैं उनकी भी हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं। विकास के चरण
तो हम जानते हैं कि जो विकास है हमारा वो धीरे धीरे हुआ है, एक साथ तो हुआ नहीं है। तो विकास जो हमारे अंग हैं, और अंगों का विकास सरल अंगों से, सरल अंगों से जटिल अंगों का विकास हुआ, क्योंकि पहले सरल अंग बने और उसके बाद में जटिल अंग बने। और तो जो हमारे विकास है वो लगभग दो तरीके से हुआ। पहला है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन की एक ही बात है कि जो सबसे बेस्ट होता है प्रकृति उसी का चयन करती है। तो उस जीव का चयन करती हैं जिसके अंग क्या हो, पर्यावरण में ज्यादा लाभ पहुंचाएं। तो पर्यावरण के लिए ज्यादा लाभदायक हो उसे ही ज्यादा विकसित किया जाता है। यानी कौन विकसित, भाई प्रकृति विकसित, जो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा उच्च है। अब जैसे हम पहले बात करें कि जो ये पंख है, ये पंख एग्जाम्पल बात करें, पंख कहीं ना कहीं किसके लिए विकसित हुए थे, पक्षियों को गर्म रखने के लिए। भाई पक्षियों को गर्म रखने के लिए धीरे धीरे पंख विकसित हुए, धीरे धीरे इनका रूप किसके रूप में ले लिया, उड़ने के लिए काम में आने लगे। तो वैसा नहीं है कि उड़ने के लिए उनको पता चल गया वो ये पंख उड़ने के काम आते हैं, नहीं, धीरे धीरे उन्हें प्रयास किया, पंख खोलना स्टार्ट किया, उसके बाद में उनको लगा कि ये उड़ सकते हैं, या फिर कहीं से अकस्मात गिर गए, पंख फैलाए उड़ गए। तो ये प्रकाश के चरण है प्रकृति के द्वारा पंख। तो जैसे पहले डायनासोर, वे पक्षी, बात करें कि डायनासोर और पक्षी के अगर संबंध की बात करें या विकास की बात करें, कि डायनासोर के जो पंख थे वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए थे, न कि उड़ने के थे। लेकिन आज अगर हम बात करें पक्षी की, तो पक्षी के पंख हैं वो सिर्फ और सिर्फ उड़ने के काम आते हैं। और दूसरा है वो है कृत्रिम वर्ण और प्राकृतिक चरण और कृत्रिम चरण। कृत्रिम द्वारा यानी जो आजकल हमारे देखते आ रहे हैं हम, हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, हर चीज हाइब्रिड होती जा रही है। तो विकास के अध्ययन से अपन ने हम सभी जो जीव हैं या जो भी खाने योग्य चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी का अपने विकास संभव किया है। तो कृत्रिम चयन से भी अपन विकास कर सकते हैं, विकास संभव है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है अपन कृत्रिम चयन से, जैसे गोभी। कौन सी गोभी, जंगली गोभी। अब जो जंगली गोभी थी, तो कहीं ना कहीं इस जंगली गोभी से कृत्रिम रूप में हमने इतनी सारी गोभियां बना दी, जैसे लाल गोभी, पत्ता गोभी, केल, गांठ गोभी है, ब्रोंकल, ठीक है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग गोभियां बना दी हमने, किससे, जंगली गोभी से। और किससे बनाई, कृत्रिम चयन से, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कर करके। भाई पत्ते अच्छे लगे, पत्ते ही पत्ते से बना दिया, कलर अच्छा लगा, लाल बना दी, हरे लगे, हरी केल बना दी पत्तों की। तो इस प्रकार से प्रकृति चयन हुआ। अगली बात आती है मानव विकास की। तो अब इन सभी चीजों को देखते हुए जो ये अपन ने आनुवांशिकता जैव विकास पढ़ा है, तो इसका सिर्फ एक चीज पता चलती है कि जो सभी जीवों का जो विकास हुआ है, वो सभी जीव एक ही जगह से आए हैं, और वो जगह है उसका है, कहां से आया है, अफ्रीका से। यानी सभी जीवों एक ही स्पीसीज हैं, सभी जीव एक ही जाति हैं, एक ही जाति के समूह हैं, और उनका जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। यानी सबसे पहले अफ्रीका में जन्म हुआ, और वहां के बाद में मानव धीरे धीरे संपूर्ण संसार में
फैल गया और आज जनसंख्या स्तर इतना बढ़ गया कि मानव ही चारों तरफ। ठीक है, भारत की भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 1-2 साल में चीन को पछाड़ने वाला है। तो ये है आनुवांशिकता और जैव विकास। आई होप आपको अच्छी तरह रिवीजन हुआ होगा। और पढ़ाई का समय है, समय निकालो मत, अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ते रहो, बस लगातार पढ़ते रहो। और मैं आपके साथ में बना हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले रिवीजन में। तब तक आप रिवीजन करते रहें। कोई भी दिक्कत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और जो सबसे जो मेन ज़रूरी काम है ना, वो है सब्सक्राइब का। सब्सक्राइब कर लो यार ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं अगले रिवीजन में, तब तक के लिए।